मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ, अगर मीर बालाज ने ये दूध का ग्लास पी लिया तो पूरी रात उसकी शिद्दतें तुमसे नहीं झेली जाएंगी। नरमीन जो दुल्हन बनी शर्माई शर्माई अपने बेड पर बैठी थी, अपनी जेठानी जोया की बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आया कि इस ग्लास का रात की शिद्दतों से क्या लेना देना हो सकता है। वो बुरी तरह से नर्वस हो गई थी। एक तो शादी की पहली रात, ऊपर से पहले ही बहुत घबराई हुई थी। अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अच्छे रिश्ते आने की वजह से माँ बाप ने इंटर के रिजल्ट का भी इंतज़ार नहीं किया। बस उसने मुश्किल से पेपर ही दिए थे कि दुल्हन बनकर मीर बालाज के कमरे में बैठी थी। मानसिक रूप से शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सब कुछ अचानक हो गया था। वो अभी इसी रात के बारे में सोचकर उलझी हुई थी कि पता नहीं बालाज का रवैया कैसा होगा, समझने की कोशिश करेगा या नहीं। और फिर उस पर उसकी जेठानी की ये बात उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो शादी की पहली रात से अब तक वाकिफ नहीं थी। ये डराने वाली बात सुनकर पूरी तरह से बदहवास हो गई थी। क्या मतलब भाभी, ऐसा भी क्या है इस दूध में? उसने झिझकते हुए पूछा। रंगत एक पल में ही उड़ गई थी। जोया ने गहरी सांस ली। खुद भी अब तक फैंसी मैक्सी में लिपटी हुई थी। कहने लगी, क्या बताऊं तुम्हें, ये मेरे ससुराल का खानदानी दूध है। जिस नुस्खे से इसे तैयार किया जाता है, औरतें तो तौबा करने पर मजबूर हो जाती हैं, अपने शौहर के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं कि खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो, लेकिन मर्द को ठंडा होने का नाम ही नहीं आता। इसका तो औरत से दिल ही नहीं भरता। ये सुनकर नरमीन का तो जैसे दम घुटने लगा। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। जोया उसके चेहरे के हाव भाव देखकर हंस पड़ी। जानती थी लड़की कम उम्र की है। कहने लगी, तुम्हें पता है जब मेरी शादी हुई थी, मैं भी तुम्हारी ही उम्र की थी, और मीर आसिम ने मुझे रोने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। मैं तो 5वीं बार में ही उसके सामने हाथ जोड़ने लगी थी कि खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मैं मर जाऊंगी। अफ। उसके बाद से तो मैंने मीर आसिम को ये दूध देना ही छोड़ दिया। एक तो मेरे ससुराल के मर्द वैसे ही भरपूर ताकत रखते हैं, और इस पर ये दूध। मर्द के लिए तो शायद सुहागरात यादगार बनाने का जरिया हो, लेकिन औरत के लिए खतरे की घंटी समझो। घबराहट के मारे नरमीन के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थीं। हाथ साफ साफ कांप रहे थे। जोया ने उसका हाथ थामा, जैसे बर्फ हो, ठंडा बर्फ। कहने लगी, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लो। तुम्हें पता है मेरे ससुराल में सबसे ज़्यादा गुस्सा मीर बालाज को आता है, और जानते हो, इस खानदान के मर्दों का गुस्सा औरत के जिस्म पर ही उतरता है। तभी तो उनका गुस्सा ठंडा होता है, उनकी फ्रस्ट्रेशन कम होती है। आसिम को भी जब बहुत गुस्सा आता है तो उस रात मेरी शामत आ जाती है। ये कहते हुए जोया ने अपनी गर्दन पर बने बड़े से लाल निशान पर उंगली फेरी। उस निशान के किनारे दांतों के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। जैसे ही नरमीन की नज़र पड़ी, वो पूरी तरह से डर गई, लेकिन जोया ने तुरंत दुपट्टे में छुपा लिया। कहने लगी, ये तो मामूली सी बात है। आसिम का गुस्सा तो बालाज के सामने कुछ भी नहीं है। बालाज के मिजाज के खिलाफ कुछ हो जाए तो उस दिन तो हमारी हवेली में जैसे भूकंप आ जाता है। उसकी दहाड़ सुनकर नौकर तो नौकर, हवेली की दीवारें तक कांपने लगती हैं। यहाँ तक कि अम्मा जी तक कुछ नहीं बोल पाती। तुम्हारी नाजुक सी मासूम सी जवानी देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारे माँ बाप ने पता नहीं क्या सोचकर ये रिश्ता मंजूर किया है। नरमीन की तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। जोया कहने लगी, खैर मुझे क्या, तुम जानो और तुम्हारा काम। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, नरमीन ने कहा, भाभी जोया। फौरन पलटकर बोली, क्या काम है? कहने लगी, अगर ये दूध बालाज ना पिए। उसे लग रहा था सारी गड़बड़ दूध में है। जोया कहने लगी, हाँ, अगर तुम उसे रोक सको तो रोक लेना, तुम्हारी थोड़ी बचत हो जाएगी। यह कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। नरमीन और भी डर गई थी। उसने सोचा कि दूध का ग्लास खिड़की से बाहर फेंक दे, क्योंकि उसका कमरा हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर था और खिड़की के बाहर बाग नीचे बना हुआ था। दूध फेंकती भी तो वह बाग में जाकर गिरता। इससे पहले कि वह बेड से उठती, कमरे का दरवाज़ा खुला। वो वहीं की वहीं बैठ गई। देखा तो बालाज कमरे में दाखिल हो चुका था। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो उसे लगा जैसे कमरे के साथ साथ उसका दिल भी बंद हो गया है। कुंडी लगने की आवाज़ पर उसे अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। बालाज जैसे जैसे उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था, उसे लग रहा था जैसे उसके पेट में बहुत सी गिरहें पड़ रही हों। दिल कांप रहा था, ऐसा लग रहा था कि सीने से बाहर आ जाएगा। वह और भी ज़्यादा ठंडी बर्फ होने लगी थी। जोया की बातों ने तो उसके होश ही उड़ा दिए थे। बालाज ने अपनी शेरवानी का कोट उतारा तो वो और भी ज़्यादा डर गई कि दूल्हे ने तो आधे ही कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कोट उतारकर उसने सोफे पर लापरवाही से फेंका था, फिर अपने कस्से उतारे, फिर अपने सफ़ेद कुर्ते के ऊपर के बटन खोले। जैसे जैसे बटन खुल रहे थे, वैसे वैसे नरमीन की रंगत लाश की तरह सफ़ेद होती जा रही थी। फ़ौरन से अपनी नज़रें चुरा लीं।
बालाज ने गहरी सांस ली और उसके सामने बैठ गया। एक तो ये गर्मी की शादी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी में भी गर्मी लगती है। एक तो शादी, फिर जज्बात की गर्मी, ऊपर से सूरज की गर्मी। ऐसा गर्मा गर्म माहौल कि ऐसी की ठंडक भी बेअसर हो जाती है। नरमी का सुनहरा रूप देखकर वह पहले से ही दिल के हाथों बेबस होने लगा था। कुछ देर वह बैठा रहा, गाहे बगाहे उसे देख रहा था। वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसका दिल कर रहा था कि जल्दी से रस्में खत्म हों और अपनी प्यारी सी बीवी के साथ तन्हाई नसीब हो। लेकिन बीवी की तो रंगत ही उड़ चुकी थी। मेकअप के बावजूद लग रहा था कि वो बेहद नर्वस है। बालाज को जब महसूस हुआ कि नरमीन काफ़ी घबराई हुई है, तो उसने अपना हाथ उसके हाथ में रखा था। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और कांप रहा था। उसे इस कदर बदहवास देखकर बालाज कुछ उलझन में पड़ गया था। फौरन से नरमीन ने अपना हाथ खींचा और पीछे हट गई। वह कहने लगा, क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? नरमीन ने सिर हिलाया। बार बार अपने हाथ में पकड़े टिश्यू से अपने माथे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी। वह कहने लगा, अच्छा, तो कोई बात नहीं, होता है, लड़कियां पहली रात नर्वस हो जाती हैं। ओके, तुम रिलैक्स करो, मैं ज़रा दूध का ग्लास पी लूँ। ये सुनकर कि वो दूध का ग्लास पीने वाला है, नरमीन फौरन से खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो दूध का ग्लास पकड़ता, तेज कदमों से साइड टेबल के पास गई, दूध का ग्लास पकड़कर पीछे छुपा लिया। उसकी यह हरकत देखकर बालाज बेहद हैरान हुआ था। कहने लगा, ये क्या हरकत है, ग्लास क्यों उठाया? कहने लगी, आप ये नहीं पिएंगे। यह सुनकर वह हैरान हुआ था। क्या मतलब? मैं ये क्यों नहीं पी सकता? क्या है इसमें? वह कहने लगी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि इसमें ऐसा क्या है, लेकिन आप ना पिएं। यह कहकर वह चुप हो गई थी। वह जांचती हुई नज़रों से उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किस बात से डरी हुई है। वह कुछ कदम आगे बढ़कर उसके करीब आया, कहने लगा, नरमीन, क्या बात है, मुझे बताओ। कहने लगी, बस, आपने मेरी ये बात माननी है, आप ये नहीं पिएंगे। वह मिन्नत से बोली। कहने लगा, खराब हो जाएगा और अम्मा ने ख़ास तौर पर ताकीद की है कि मैं सोने से पहले ये ज़रूर पी लूँ। और सच पूछो तो इसे पीने की मेरी आदत है, मैं रोज़ पीता हूँ। यह सुनकर नरमीन हैरान हुई थी। रोज़ पीते हैं? उस वक़्त वह इस पोजीशन में नहीं थी कि इस बारे में सोचती कि रोज़ क्यों पीते हैं, इसलिए कहने लगी, आप आज ना पिएं प्लीज़। वो उसकी स्टडी से भरी निगाहों में लड़की को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। दूध न पीने की जिद क्यों कर रही थी? कहने लगा, ठीक है, लाओ, दो, मैं बाहर रख कर आ जाता हूँ, वरना अम्मा बार बार पूछेंगी कि दूध पिया कि नहीं पिया। लेकिन जैसे ही नरमीन ने घड़ी की तरफ देखा, अभी रात के 12 बजे थे। कहने लगी, नहीं, अभी सब जाग रहे होंगे, आप सबके सामने ये दूध बाहर मत रखें। कहने लगा, क्यों नहीं? वह कहने लगी, नहीं, सब पूछेंगे कि क्यों नहीं पिया, हो सकता है कोई आपको ज़बरदस्ती पिला दे, मैं नहीं चाहती कि आप ये पिएं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नरमीन बेवजह की जिद क्यों कर रही है। कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम इसे साइड टेबल पर रखकर ढंक दो, मैं कुछ देर बाद बाहर रखाऊंगा। वो फौरन से बात मान गया था। नरमीन ने जैसे ही राहत की सांस ली, उसने दूध साइड टेबल पर रखकर प्लेट से ढंक दिया। इससे पहले कि वह कुछ और सोचती, उसका हाथ पकड़कर बालाज ने एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया था। वह किसी कटी पतंग की तरह उसके हिसार में आ गई थी। बालाज उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर चुका था, उसकी आंखों में देख रहा था। नरमीन के मासूम चेहरे को देखकर उसकी वारफ्तगी और बढ़ी थी। उसके नाजुक पंखुड़ी जैसे होंठों के करीब अपने लब ले गया। अपनी मोहब्बत का इजहार अमली तौर पर करना चाहा तो वह अपने होंठों पर हाथ रख चुकी थी और ना में सिर हिलाने लगी, आंखें जोर से भींच लीं। नहीं, ये क्या ज्यादती है यार, ये तो सरासर जुल्म है। पिछले 1 घंटे से इस इंतज़ार में था कि कब रस्में खत्म हो और तुम्हारी संगत नसीब हो, और तुम हो कि हाथ हटाओ। तंग मत करो मुझे, इन होंठों पर मेरा हक आया हो। अपनी मोहब्बत की मुहर तो ज़रूर लगाऊंगा। बालाज का लहजा मदहोश था, लेकिन नरमीन की जैसे कतरा कतरा जान निकल रही थी। आंखों के सामने जोया की गर्दन नजर आने लगी, गर्दन पर लाल निशान और दांतों के निशान। उसे लगा बालाज भी उसके होंठों पर कुछ वैसी ही शिद्दत दिखाएगा, इसलिए डर गई थी। नरमीन, तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो, हाथ हटाओ अपना। इस बार बालाज का लहजा कुछ सख्त था। उसे अंदाज़ा तो था कि नरमीन शर्माएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो यूं भी जिद कर सकती है। लेकिन नरमीन ने अपने होंठों से हाथ नहीं हटाया। बालाज को अब उस पर गुस्सा आने लगा। तुम हाथ हटा रही हो कि नहीं, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अब बालाज को उस लड़की पर ताव आ गया था। नरमीन अभी भी मुंह पर हाथ रखे हुए थी। ओके, तुम्हारी मर्जी, यह कहकर बालाज ने उसे छोड़ दिया। बड़े गुस्से से अलमारी खोली, अपना नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में चला गया।
गुस्से का बालाज वाकई बहुत तेज था। सामने वाला अगर उसकी बात नहीं मानता था तो 2 मिनट में उसका पारा हाई हो जाता था। नरमीन बेड पर बैठकर अपनी उंगलियां झटकने लगी। पता नहीं क्या कहेगा वह, यही सोच रही थी। जोया की बातों की वजह से वो इस कदर खौफजदा हुई थी कि बालाज को गुस्सा दिला चुकी थी। हालांकि वह बड़े खुशगवार मूड में कमरे में आया था। जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर निकला, नरमीन फौरन से खड़ी हो गई। सॉरी। वह इससे पहले कि जोया की बात उसे बताती वह कहने लगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ जाकर चेंज करो और सो जाओ। बड़े गुस्से से वह गीले बालों समेत बेड पर आकर लेट गया था। साइड टेबल का दराज खोला, सिगरेट निकाली और पीने लगा। नरमीन ने अलमारी से अपना सादा सा लिबास निकाला, वॉशरूम में चली गई, अपना हाथ मुंह धोया, सारे जेवर भी उतारे। कपड़े बदलकर अपने जेवर भी साथ लेकर आई थी, ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखती है। जैसे ही बेड पर बैठी, बालाज लैंप बंद करके तकियां दुरुस्त करके लेट चुका था और नरमीन की तरफ से उल्टी करवट लेकर आंखें बंद कर चुका था। पता नहीं किस चीज़ की अकड़ है इस लड़की को, किस बात का नखरा दिखा रही है मुझे मीर बालाज को क्या समझती है खुद को, कि मैं एक कमज़ोर मर्द हूँ, इसकी मिन्नतें करूँगा। नरमीन कहने लगी, क्या मुझसे नाराज़ हैं? कहने लगा, नहीं। फिर आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? उसे कुछ शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वह कहने लगा, अभी मेरा मूड नहीं है, एक बार मूड खराब हो जाए तो मुश्किल से ठीक होता है, तुम भी सो जाओ। ये कहकर वह आंखें बंद कर चुका था। नरमीन भी करवट बदलकर सो चुकी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली, बालाज पहले से उठा हुआ था, नरमीन की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही नरमीन की उस पर नजर पड़ी, वह फौरन से उठ गई। जल्दी से अपने खुले बालों का जूड़ा बनाया और उठकर खड़ी हो गई। अलमारी से अपना एक फैंसी जोड़ा निकालकर वही जोड़ा पहनकर बाहर आई थी। गीले बालों को कंघी करने लगी। बड़े गौर से बालाज उसे देख रहा था। बेशक वह खूबसूरत लड़की थी। वह उठकर खड़ा हुआ और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, उसके रुखसार के साथ अपना रुखसार मिलाया। नरमीन पूरी तरह चौंक गई थी। कहने लगा, क्या बात है, इतना घबराती क्यों हो मुझसे? बालाज का लहजा खुमार आलूद हुआ था, लेकिन उसी वक़्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर ही अंदर नरमीन ने शुक्र किया था। फौरन से बालाज उसे पीछे हटा कहने लगा, दरवाज़ा खोलो। नरमीन ने फौरन से दरवाज़ा खोला। सामने जोया खड़ी थी, दोनों को मानी खेज नज़रों से देख रही थी। फिर नरमीन को गीले बालों में देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। फिर अंदर आ गई। कहने लगी, अम्मा जान ने कहा था मैं तुम्हें तैयार कर दूं। वो उस वक्त अलमारी से अपनी सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ निकाल रहा था। वो ड्रेसिंग के सामने बैठ चुकी थी। सबसे पहले जोया ने उसे देखा, फिर उसके खाली हाथ देखकर कहने लगी, ये क्या देवर जी, आपने मेरी देवरानी को मुंह दिखाई का तोहफा भी नहीं दिया? बालाज ने जब ये सुना तो अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर याद आया कि रात कैसे अजीब तरीके से गुजरी थी। वो कहने लगा, हाँ, आपकी देवरानी बहुत खूबसूरत है ना, उसकी खूबसूरती में खो गया था इसलिए ख्याल नहीं रहा। बालाज की बात पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। हालांकि ऐसा कुछ भी उनके बीच नहीं हुआ था। लेकिन जोया ये बात सुनकर कहने लगी, अरे, साइड टेबल पर दूध भी वैसे ही रखा है, आपने दूध भी नहीं पिया? बालाज ने गहरी सांस ली। कहने लगा, नहीं, मूड नहीं था। वो वॉशरूम जा चुका था। कहने लगी, बड़ी शराफत दिखाई है बालाज ने। मुझे तो लगा था कि तकलीफ के मारे तुम चल भी नहीं पाओगी, रो रो के तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी, तुम्हारे चेहरे पर जगह जगह लाल निशान होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना गुस्सा और तैश उसे आता है, मैं तो हैरान हूँ कि उसने बड़ी शराफत दिखाई है तुम्हें। नरमीन फिर से जोया की बात सुनकर डर गई थी। कहने लगी, चादर देखकर तो लग रहा है कि तुम लोगों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। वो उसके कान के करीब आकर बोली थी। नरमीन कहने लगी, वो रात को मैं बहुत डर गई थी इसीलिए। वो कहने लगी, इसका मतलब जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही हुआ है। चलो, अच्छी बात है कि उसने आज शराफत दिखा दी, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी। अरे हाँ, याद आया, उसने दूध भी तो नहीं पिया। साथ साथ वो तैयार कर रही थी और साथ साथ उसे और भी डरा रही थी। फिर उसे अपने साथ ही बाहर ले गई। वलीमे के ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रात को जब वलीमा ख़त्म होने के बाद कमरे में आई तो खुद में हिम्मत पैदा करने लगी। लेकिन जैसे ही बालाज कमरे में आया उसकी सारी हिम्मत टूट गई थी। पता नहीं क्यों उसे बालाज को देखकर ये डर सा आने लगता था, जैसे वो उसकी सांस तक अपने कब्जे में कर लेगा। पता नहीं उसका क्या हश्र कर देगा। उसे देखते ही वो फौरन घबराकर खड़ी हुई और अलमारी के पास आ गई। अलमारी से अपना सादा लिबास निकालने लगी। ये देखकर आज बालाज को फिर गुस्सा आया था। उसने कमरा जोर से बंद किया, कुंडी लगाई और उसके पास आकर उसके हाथ से सादा लिबास पकड़कर अलमारी में फेंक दिया और उसका रुख अपनी तरफ किया। कहने लगा,
मसला क्या है तुम्हारे साथ? ये क्या नखरे दिखा रही हो? तुम मुझे समझती क्या हो? बहुत खूबसूरत हो तुम। मैं मर बैठा हूँ तुम्हारी खूबसूरती पे, इसीलिए तुम्हारी मिन्नत समाजत करूँगा। बालाज को इतने गुस्से में देखकर वो तो यूं थी कि जैसे सांस लेना भूल गई हो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, नरमीन की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। देखिए, मेरे करीब मत आइएगा, ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। बालाज के अंदर तो जैसे आग लग गई थी। जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा था अब उसे बेचैन करने लगा था। कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती। शर्माना एक अलग बात है, लेकिन शौहर को करीब आने से रोकना दूसरी बात है। वो उसकी जिंदगी में आने वाला दूसरा मर्द था। क्या अब वो किसी और से मोहब्बत करती थी, इसलिए बालाज को करीब नहीं आने दे रही थी? क्या वजह थी? उसके अंदर तो जैसे तूफान सा मचा था। उसने दोनों हाथ बड़ी बेदर्दी से पकड़कर उसके चेहरे से पीछे किए। किस बात का रोना रो रही हो? तो मुझे वजह बताओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नरमीन तो उसके गुस्से को देखकर कांप गई थी। अपना सांस बिल्कुल रोक कर खड़ी उसे देख रही थी। बालाज कहने लगा, बताओ। जैसे उसका लहजा बुलंद हुआ, वो पहले ही बालाज से डर रही थी। वो उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा चुका था। नरमीन, मैं तुमसे बहुत शराफत से पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, मुझसे दूर भागने की वजह क्या है? क्यों मुझे करीब नहीं आने देती? मुझे शराफत से सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा सांस भी पी जाऊंगा। तुम जानती नहीं हो मेरे गुस्से को। अगर मैं गुस्से से पागल हो गया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो शायद उससे और भी बहुत कुछ कह जाता, लेकिन वो उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। वो तो उस लड़की को देखता ही रह गया। नरमीन, नरमीन क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन नरमीन उसी के बाजू में झूल गई थी। वो बेहोश हो चुकी थी। उसे गोद में उठाकर उसने बेड पर लिटाया था। नरमीन क्या हुआ है तुम्हें? अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। वो उसके गालों पर हाथ थपथपा रहा था, मगर नरमीन की तो हवाएं पहले जैसी रही ही नहीं थीं। मीरबालाज सोचने लगा कि बाहर जाकर सबको बता देना चाहिए, कम से कम अपनी अम्मा जान को तो उसकी तबीयत के बारे में बताए। मगर ये सोचकर खामोश हो गया कि अगर उसने जाकर नरमीन की तबीयत का बताया तो न जाने लोग क्या सोचेंगे। अभी तो उनकी शादी को आज दूसरा ही दिन था। एक गहरी सांस छोड़कर वो रुक गया और उस मासूम सी लड़की को देखने लगा। दिल ही दिल में अपने माँ बाप को भी कोसने लगा कि पता नहीं उन्होंने इस लड़की में क्या देखकर मेरी शादी करवा दी। ये तो अजीब ही लड़की है। अब इतनी भी कोई बच्ची नहीं है। मियाँ बीवी के क्या हक होते हैं इसे कुछ मालूम ही नहीं है। गुस्से से उसने पानी का छिड़काव नरमीन के चेहरे पर किया तो वो हड़बड़ाकर होश में आ गई थी। लेकिन फौरन अपने दुपट्टे को उठाकर अपने सीने पर रखकर कहने लगी, दूर मुझसे, प्लीज़ मेरे करीब मत आइए, मैं मर जाऊंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो इस तरह हड़बड़ाकर बोल रही थी। बालाज को गुस्सा आ चुका था। कहने लगा, मैं क्या तुम्हें यहाँ इंसानी रूप में दरिंदा दिख रहा हूँ? क्या मेरे माथे पर लिखा है कि मैं जानवर हूँ जो तुम मुझसे यूं डरती फिर रही हो? बालाज जिस तरह चिल्लाकर बोला था वो पहले से भी ज्यादा सहम चुकी थी, मगर मुंह से कुछ बोली नहीं। रात के 12:45 बज रहे थे। उसूलन तो मियाँ बीवी के कमरे में इस वक्त जाना किसी को झेप नहीं देता था, लेकिन फिर भी गला खंखार कर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर जोया अंदर दाखिल हो चुकी थी। अपनी भाभी को देखकर फौरन बालाज नजरें झुका चुका था। भाभी, आप इस वक्त यहाँ पर? वो फौरन बड़े मान से कहने लगी, देवर जी सब खैरियत तो है? मुझे यहाँ पर थोड़ी शोर की आवाज़ आई, इसलिए मैं अपनी देवरानी की खैरियत मालूम करने आ गई। सब कुछ ठीक तो है ना आप दोनों के बीच? अभी तो घर में मेहमान भी मौजूद हैं और अभी से आप दोनों की लड़ाई झगड़े की आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं। अगर खानदान की किसी औरत को पता चल गया तो जानते ही हैं ना, तरह तरह की बातें करेंगी कि अभी 2 दिन नहीं हुए, न जाने क्या बात है जो दूल्हा दुल्हन ने अभी से लड़ना शुरू कर दिया। बात तो आती ही सीधा दुल्हन के किरदार पर है। ये सुनकर तो नरमीन और भी ज्यादा घबरा चुकी थी, जबकि बालाज बड़ी मुश्किल से जब्त करता जोया से कहने लगा, भाभी, उसे समझा दें कि भले ही उम्र में छोटी है, मगर अब इतनी भी बच्ची नहीं कि उसे कुछ मालूम न हो। वो ढके छिपे अल्फाज में कहता बाहर जा चुका था। जोया को तो यही मौका चाहिए था। वो उसके पास बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ? कहीं देवर जी तुम्हारे करीब तो नहीं आए? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? एक गहरी सांस छोड़कर नरमीन जोया को देखने लगी और फिर गले लगकर रोते हुए कहने लगी, प्लीज़ मुझे उस शख्स से बचा लीजिए। मैं उसको खुद से जितना दूर रखने की कोशिश करती हूँ वो उतना मेरे करीब आता है। मुझे बहुत खौफ आ रहा है। अगर वो मेरे करीब आ गया और मैं मर गई तो? जोया ने उसके कंधे को थपथपा कर कहने लगी, अरे फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तू अपनी जान बचा कर रखो। जितनी तुम दुबली पतली और कमज़ोर सी हो, मुझे तो डर है कि कहीं पहली बार में ही मर न जाओ। माँ की कसम, तुम्हारी किस्मत जो तुम्हें इस खानदान के इन भरपूर जवान मर्दों को झेलने का शरफ हासिल हुआ है। बस जिस तरह तुम खुद को बालाज से दूर रख रही हो वैसी रखती रहो।
एक वक्त ऐसा आएगा जब ये खुद ही तुम्हारे आगे हार मान लेगा। वो जोया की बातों पर अमल करने का तहिया कर चुकी थी और जोया एक बार फिर अपनी चाल चलती वहां से बाहर निकल आई। बालाज उस वक्त बाहर मौजूद था। बाकी घर के अफराद सो चुके थे। जोया भी अपने कमरे की तरफ से जाने लगी तो वो उसे रोककर कहने लगा, भाभी, क्या कहा उस लड़की ने? बाहर कुछ और ही रवैया है उसका। बाकी सबके साथ तो हंसती खेलती है, लेकिन मेरे साथ ही क्यों उसका रवैया ऐसा होता है? जोया ने गहरी सांस छोड़कर चेहरे पर परेशानी लाई और फिर कहने लगी, बस देवर जी, अब क्या बताऊं मैं आपको। पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए भी या नहीं। जानबूझकर वो सस्पेंस क्रिएट कर रही थी। जब बालाज ने पूछा तो कहने लगी, वो दरअसल बात ये है कि नरमीन, मुझे तो लगता है किसी लड़के को पसंद करती है। यही वजह है कि अभी तक आपको इस रिश्ते के लिए, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो फिर वो आपको अपने करीब नहीं आने दे रही और रोज़ ऐसे तमाशे कर रही है। ये सुनकर बालाज हक्का बक्का और परेशान सा हो चुका था। वो तो उस लड़की को पहली नज़र में देखकर ही उस पर दिल हार बैठा था और उसे तन मन धन से अपनाना चाहता था, मगर अपनी भाभी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर वो अंदर तक तड़प कर रह गया। जब कमरे में आया तो वो दूसरी ओर रुक के सो चुकी थी। बालाज उसके करीब नहीं आया था, बल्कि सोफे पर ही सो गया था। अगली सुबह जब नरमीन की आंख खुली तो बालाज को सोफे पर सोता देख उसने गहरी सांस छोड़ी थी। कहने लगी, चलो, एक और रात उसकी जान बख्शी हो गई। उस रोज से जोया के साथ मिलकर उसने घर की बाकी जिम्मेदारियां भी निभाना शुरू कर दी थीं। घर के सारे मर्द बजाहिर तो बिल्कुल ठीक ठाक और शरीफ लगते थे। गुस्से के सभी थोड़े तेज थे, मगर औरत के मामले में जो सख्ती बरतते थे, बकौल जोया के, वो सब कुछ सुनकर नरमीन को एक खौफ सा होता था। बालाज ने दोबारा उससे कोई बात नहीं की थी। दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी कि हो सकता है कि लड़की किसी और को पसंद करती हो। लेकिन मीर बालाज किसी और की पसंद की चीज़ को अपनी बीवी बनाकर क्यों रखे? अगर ये किसी और को पसंद करती थी तो उसी से शादी करती। मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? ये सोच सोच कर वो हलकान हो रहा था। वहीं इन दोनों के बीच दूरियां देखकर जोया की तो खौशी की कोई इंतहा न रही। यही तो वो चाहती थी। दरअसल जोया का शुरू से ही ये मन था कि उसकी छोटी बहन नायाब इस घर में उसकी देवरानी बनकर आ जाए और दोनों मिलकर इस घर पर राज कर सकें। मगर मीर बालाज ने तो शुरू से ही जोया की बहन में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी और यूं घर वालों की आपसी रजामंदी से उसकी शादी नरमीन से हो चुकी थी। बस वो किसी भी तरह नरमीन को उसकी ज़िंदगी से निकाल कर अपनी बहन को इस घर में लाना चाहती थी। तभी ये सारा खेल बड़े आराम से खेल रही थी। 3 रोज़ गुजर चुके थे और इस दौरान एक बार भी नज़र उठाकर बालाज ने नरमीन को नहीं देखा था। ये बात नरमीन ने भी नोट की थी और दिल ही दिल में अब उसे ये बात घबराने पर भी मजबूर कर रही थी कि आखिर वो उससे दूर क्यों रहने लगा है। कहीं गुस्से में आकर उसे तलाक ही न दे दे। मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती जो होती है कि बीवी अपने शौहर की हर बात माने, हर रात उसके लिए यादगार बना दे, मोहब्बत से अपना आप सौंप दे। मगर वो तो अपने शौहर को अपने करीब ही नहीं आने दे रही थी। शौहर की कुर्बत से डरी हुई नरमीन बालाज का हर काम अपने हाथों से कर रही थी। उसके कपड़े इस्त्री करना, फिर उसके जूते पॉलिश करके रखना, हर एक चीज़ सलीके से रखना, यहाँ तक कि अब वो किचन में खाना भी बनाने लगी थी। सभी उसकी बहुत तारीफ किया करते, सिवाय बालाज के। उस रात जब वो किचन का काम निपटाकर कमरे में आई तो सामने बालाज बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां घुमा रहा था। वो चलती हुई उसके करीब आई और बहुत कम फासला छोड़कर बैठ गई। कहने लगी कि आप मुझसे नाराज़ हैं? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? बालाज उसकी तरफ देखे बगैर कहने लगा, मैं होता कौन हूँ तुमसे नाराज़ होने वाला? मेरा तुम पर हक ही क्या है? नाराज़ वहाँ हुआ जाता है जहाँ पर कोई रिश्ता हो और मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे भी किसी तरह के रिश्ते का कोई वजूद मौजूद है। उसके ये अल्फाज सुनकर नरमीन रोहानसी सी हो गई। कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। वो और ज़्यादा करीब होकर ये बोली थी, मगर बालाज उसे घूर कर देखता हुआ कहने लगा, अच्छा, बीवी के फ़राइज़ जानती हो क्या होते हैं? हमारी शादी को 10 दिन गुजर चुके हैं और इन 10 दिनों में एक बार भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, तुम्हारा लम्स महसूस नहीं किया, तुम्हारे वजूद की हरारत महसूस नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे साथ हर रात को यादगार बनाना चाहता हूँ। पर जिस तरह तुम मुझसे दूर हो रहे हो, साफ ज़ाहिर है कि तुम्हारे दिल में कोई और है। तुम मुझे पसंद ही नहीं करती और मैं, जो इस खानदान का सबसे शरीफ लड़का हूँ, ये भी नहीं कह सकता कि तुम्हें छोड़ दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घर की औरतों को तलाक देने के बारे में सोचा भी नहीं जाता। एक ही सांस में वो जो कुछ भी बालाज के दिल में था, बोलता चला गया और नरमीन यूं थी कि काटो तो लहू न निकले। वो तो किसी और शख्स के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मेरी किरदारकुशी कैसे कर सकते हैं? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँगी?
हकीकत मत दो, एक दरिंदा और जानवर आप में छुपा है। आपकी हकीकत क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ, और आप उल्टा मुझे ही बातें सुना रहे हैं। आपको बस मेरे वजूद से मतलब है, सिर्फ हर रात मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुझ पर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। मैं आपके हाथ का खिलौना नहीं बनूंगी। दोनों के जहन में जिस तरह का जहर घोला गया था, दोनों वही बोल रहे थे। अपने सामने एक छटांक भर की लड़की की जबान चलते देखकर बालाज से बर्दाश्त न हुआ। उम्मीद थी कि वो गलत फहमी में नरमीन के मुंह पर एक थप्पड़ मार देता कि तभी घर में एक शोर सा उठा। बालाज के तो आग लग चुकी थी। न जाने ये आपसी लगाई शायद दुश्मनों की चाल थी। वो उससे कहने लगा कि तुम्हें तो मैं आकर देखता हूँ। शोर सुनकर घर के सारे मर्द फौरन बाहर भागे थे। गोदाम में उन्होंने काफ़ी सामान स्टॉक कर रखा था जो सुबह शहर ले जाकर बेचा जाना था, मगर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और तेज़ी से सामान की तरफ बढ़ रही थी। बालाज और उसके बड़े भाई दोनों ने वर्करों के साथ मिलकर सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। खुदा की करनी ऐसी हुई कि बादल भी बरसने लगे। बालाज बाकी मुलाजिमों के साथ मिलकर सामान गोदाम से बाहर निकाल रहा था। सारी रात उसकी बारिश में भीगते हुए गुजरी थी और अगला सारा दिन वो उस सामान को महफूज जगह तक पहुंचाने में लगा रहा। इस बीच उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ज़्यादा माली तौर पर नुकसान नहीं हुआ था, इस बात की उन्हें खुशी तो थी, मगर बालाज का वजूद बुखार में तप रहा था। आखिरकार उनके वालिद ने कहा कि बालाज जाकर आराम करो। बुखार में खौलता वजूद लिए भला जब घर में दाखिल हुआ तो सामने ही जोया अपनी बहन नायाब के साथ बैठी थी। नायाब ने अभी भी इंतहाई चुस्त लिबास पहन रखा था, गला काफ़ी डीप था और बालाज को देखकर तो फ़ौरन उसने दुपट्टा अपने सीने से पीछे कर लिया था। उसके वजूद की रौनकें तो साफ दिख रही थीं। जब वो चलती हुई आगे बढ़ी और बालाज से अफसोस करने लगी, मगर बालाज एक नज़र उस पर डालकर कहने लगा, बस जो होना था वो हो गया। वो अपने कमरे की तरफ गया और जाने से पहले जोया से कह गया था कि नरमीन से कहे मेरे लिए बुखार की दवा लेकर आए, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। यही सही मौका था। जोया ने कुछ सोचते हुए नायाब की तरफ देखा और फिर कहने लगी, जाओ दूध का ग्लास उठाओ, दवा लेकर जाओ। जानते हो ना फिर आगे क्या करना है। मैं तो उस वक्त का इंतज़ार न जाने कब से कर रही थी। नायाब नरमीन के पास किचन में गई, जिसे सुबह से किचन में घन चक्कर बनाकर कामों में लगाया गया था। उससे कहने लगी, इधर ग्लास में गरम गरम दूध डाल दो। नरमीन ने चुपचाप उसे दूध गरम करके डाल के दिया तो वो एक ट्रे में रखकर बालाज के कमरे की तरफ जाने लगी। बालाज फ्रेश होने के बाद बगैर शर्ट पहने अपने बेड पर आकर लेट चुका था। देर से दरवाज़ा खोल के नायाब अंदर दाखिल हुई तो नीम अंधेरे कमरे में बालाज के चमकते वजूद को देखकर उसके दिल में शैतानी चाल चली थी। उसने दूध का ग्लास और दवा साइड टेबल पर रखे और बालाज के साथ बैठते हुए अपना हाथ बालाज के कंधे पर फेरने लगी। बालाज जो नींद में था, उसे लगा शायद नरमीन है जो उसको मसाज कर रही है। वो उससे लुत्फानंदोज होता कहने लगा, नरमीन प्लीज़ सख्त हाथों से मालिश करो, मुझे सुकून आ रहा है। वो अपने हाथों की सख्ती और भी ज़्यादा कर चुकी थी और धीरे धीरे झुकती बालाज के चेहरे के बेहद करीब पहुंच ही रही थी कि उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। हड़बड़ाकर जब नायाब ने पलटकर देखा तो सामने नरमीन खड़ी थी। एक जनाटेदार थप्पड़ उसने नायाब के मुंह पर मारा था। थप्पड़ की गूंज सुनकर तो बालाज भी उठकर बैठ चुका था। अपने कमरे में नायाब को देखकर सबसे पहले तो उसने शर्ट पहनी। कहने लगी, यहाँ क्या कर रही हो। मारे गुस्से के नरमीन उसे गर्दन से पकड़ चुकी थी। दीवार से लगाकर 2 थप्पड़ और मारे गए। कहने लगी, तुम इस कमरे में मेरे शौहर के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तुम्हें क्या लगा मुझे बेवकूफ़ बना लोगी। मेरे शौहर पर बुरी नज़र रख रही थी तुम। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस उन्हें दूध देने आई थी। वो कहने लगी, दूध देने के बहाने और क्या क्या करने आई थी। सारी कहानी तो अब समझ में आई है। तुम दोनों बहनें दरअसल हमारा घर बर्बाद करना चाहती हो, मगर मैं इसमें तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। बालाज तो ये जानता ही था कि नायाब उसे बहुत टाइम से लाइन मार रही है, बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर वो इस हद तक भी जा सकती है उसने कभी सोचा नहीं था। वहीं नरमीन को उससे यूं लड़ता देख उसे अंदर तक एक सुकून सा महसूस हुआ था। जैसे ही धक्का मारकर उसने नायाब को कमरे से बाहर निकाला तो गुस्से से वो बालाज की तरफ पलटी। बालाज की शर्ट के सारे बटन गुस्से में उसने खींचकर तोड़ डाले थे और अपने लंबे नाखूनों वाले हाथ बालाज के सीने और गर्दन में गाड़ कर कहने लगी, आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है आपकी बीवी का लम्स कैसा है। ये गैर लड़कियां आपके कंधों पर हाथ रखकर बैठी थी, आपके गाल पर अपने होंठ रखने वाली थी और आप चुपचाप लेटे थे। शर्म नहीं आती आपको। मेरे हक पर कोई और डाका डाल रहा था और आप सुकून ले रहे थे।
वो रोते हुए बालाज के सीने पर मुक्के मार रही थी और बालाज तड़प कर कहने लगा, मैंने आज तक अपनी बीवी को अपने करीब जब महसूस ही नहीं किया तो मैं कैसे महसूस करूंगा कि मेरी बीवी है या कोई और। मुझे तो लगा कि तुम थी। मगर वो रोते रोते उसे बताने लगी। जोया ने अब तक जो कुछ उसे कहा था वो सब कुछ हर शब्द उसे बता चुकी थी। वहीं बालाज भी उसे बता चुका था जो कुछ जोया ने उसे बताया था। दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे धुल चुके थे और बालाज एक गहरी सांस छोड़कर नरमीन को अपने सामने बिठाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहने लगा, मेरी तरफ देखो। क्या मेरी शक्ल से कहीं से भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं तुमसे सुकून लूंगा? मैं तुम्हें इतना सुकून दूंगा कि तुम चाहकर भी कभी मुझसे दूर नहीं रह पाओगी, बल्कि तुम खुद मेरी कुर्बत को तरसोगी, मेरे करीब आना चाहोगी। ये बात उसने सरगोशी भरे अंदाज में कही थी। नरमीन के तो कानों के लोब तक सुर्ख हो गए थे। वो कहने लगी, बालाज, आपको तो बुखार बहुत तेज़ है। आप बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। मैं आपके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख दूँ? वो जिस तरह से बोली थी, बालाज कहने लगा, नहीं, ये बुखार ऐसे नहीं उतरेगा। मैं अपना बुखार तुम्हारे वजूद से उतार देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अब सिर्फ तुम ही मुझे इस बुखार से बचा सकती हो। वो अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब रखकर अपना लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए कहने लगा। तो एक सिसकी नरमीन के लब्बों से निकली थी। वो अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब कर गया। नरमीन उसके वजूद में बिल्कुल छुप चुकी थी। धीरे धीरे वो उसे हर एक लिबास से आज़ाद करने लगा। हर एक पर्दा चाक हो चुका था। वो मासूमियत से घबराते उसकी तरफ देखकर कह रही थी, आप मुझे तकलीफ तो नहीं देंगे? मगर मीर बालाज बड़ी मोहब्बत से उसके वजूद में समाता चला गया। वो रात जो एक डरावना ख्वाब बनकर नरमीन को सताया करती थी, वो इस कदर पुरसुकून और मोहब्बत से भरी हो सकती थी, नरमीन ने कभी सोचा भी नहीं था। वो रात दोनों एक दूसरे के नाम कर चुके थे। अगली सुबह जब वो एक अंगड़ाई लेकर उठी तो बालाज जो उसे ही देख रहा था मुस्कुरा रहा था। शर्माकर उसने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, बेड की चादर को मुंह तक तान लिया। वो उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द है। ये बात मीर बालाज को और भी ज्यादा उसका दीवाना कर चुकी थी। वो उठने लगी तो एक बार फिर उसने उसे बाहों में भरकर बिस्तर पर गिरा दिया। कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी मेरा तुमसे दिल नहीं भरा। मुझसे मीर बालाज से पूछे बिना तुम बेड से एक कदम भी नीचे नहीं उतारोगी। फिर वो कसकर कहने लगी कि बस भी कर दीजिए। सारी रात तो आपने मुझे सोने ही नहीं दिया और दूर हटिए मुझसे। मुझे फ्रेश होने दीजिए। आपने तो मेरा हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। वो शरारत से बोली थी मगर मीर बालाज तो और भी ज्यादा उसका दीवाना होता चला जा रहा था। कहने लगा, नहीं, अभी नहीं। एक बार फिर उस पर शिद्दतें लुटाने लगा और नरमीन अपना आप उसके नाम कर चुकी थी। आज सुबह जब वो कमरे से नहाकर संवरे संवरे अंदाज में निकली तो जोया अंदर तक जलभुन कर रह गई। दोबारा उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो उसे भड़का सके, मगर बालाज ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि अगर दोबारा मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की तो मैं भाई को आपकी हकीकत बता दूंगा। जानती तो हैं आप, वो मेरी बात कितनी मानते हैं। मेरे एक बार कहने पर वो आपको हमेशा के लिए छोड़ भी सकते हैं। और अगर दोबारा आपकी बहन मुझे इस घर में या मेरी बीवी के आसपास किसी भी तरह की खिचड़ी पकाते हुए दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोया तो घबरा ही चुकी थी। बहरहाल जो डर नरमीन को था वो अब ख़त्म हो चुका था। वो अब भी आईने के सामने खड़ी खुद को तैयार कर रही थी। शादी को 2 साल गुजर चुके थे। वो एक खूबसूरत से बेटे की माँ बन चुकी थी, लेकिन आज तक वो मीर बालाज की मोहब्बत को भूल नहीं पाई थी। कुछ दिन बाद भी अगर बालाज उससे दूर रहता तो वो उसकी कुर्बत के लिए तड़पने लगती थी। ब्लैक कलर की नाइटी में वो इस वक्त कयामत ढा रही थी। नन्ही गुड़िया तो कब की सो चुकी थी। आज उनकी शादी की दूसरी एनिवर्सरी थी और बालाज ने उसे खास ताकीद की थी कि जब मैं कमरे में आऊं तो तुम मुझे बिल्कुल दुल्हनों की तरह तैयार चाहिए हो। आज की रात मैं तुम पर ज़रा भी रहम नहीं करूंगा। वो भी खड़ी ही थी कि तभी मीर बालाज कमरे में दाखिल हुआ और अपनी सजी संवरी निखरी निखरी बीवी को अपनी बाहों में भरकर मोहब्बत का इजहार किया। खूबसूरत सा सोने का ब्रेसलेट तोहफे के तौर पर दिया और फिर बाहों में भरकर बिस्तर पर ले गया। हमेशा की तरह ये रात भी वो दोनों एक दूसरे के नाम कर चुके थे। बस अपनी ज़िंदगी से और कोताहियों से नरमीन ने यही सबक सीखा था कि वो दोबारा किसी और की बातों में आकर अपना घर बर्बाद नहीं करेगी। और लड़कियों को होना भी ऐसा ही चाहिए। मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती इसी में होती है कि वो हर मसले को एक दूसरे से डिस्कस करके हल करें, न कि ख़ानदान के बाकी लोगों को शामिल करके बेवजह बदमज़गी पैदा करके अपना घर बर्बाद कर लें। आया